कातिल ने बड़े सफाई से धोई थी आस्तीन, उसे पता नहीं लहू बोलता भी है। आज हम आपको ऐसी ही कहानी और वारदात से रूबरू कराते हैं। आपने कई फिल्मों में देखे होंगे, कई फिल्म का हीरो या फिल्म का विलेन आता है और सामने से आती हुई गाड़ी पर धनाधन गोलियां चलाना शुरू कर देता है और अपने मकसद को इस तरह से अंजाम देता है। और फिर शुरू होती है रंजिश और खून खराबे की एक दास्तान। आप सबने ये फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखी होगी, आपको ये रोमांचित भी करती होगी, लेकिन आपको यह फिल्म नहीं, असली कहानी के रास्ते पर हम ले चलते हैं। ये बिहार के पूर्णिया की घटना है। घटना पूरी फिल्मी है, लेकिन फिल्मी है नहीं। पात्र घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। यह पूरी घटना सत्य और तथ्य परक है। बात 14 जून 1998 की शाम 4:30 बजे की है। इसी बीच सफेद रंग की एम्बेसडर कार, जिसमें सीपीआई नेता कॉमरेड अजीत सरकार हरदा गांव से पंचायत करके वापस पूर्णिया लौट रहे थे। रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास यामाहा मोटरसाइकिल लेकर खड़े दो लोगों ने कार का नंबर देखकर पहचान की और कार का नंबर BR 1426 था। यामाहा के साथ वाले लोगों ने बुलेट पर सामने आ रहे दो लोगों को इशारा किया और फिर शुरू हुई कार पर धनाधन फायरिंग। एक शख्स जो लगातार फायरिंग कर रहा था वो AK-47 से कर रहा था और बाकी की फायरिंग छोटे हथियार थे जो बारूद उगल रहे थे। इस हमले का मकसद था अजीत सरकार की हत्या और हमलावर इसमें कामयाब भी रहे। अजीत सरकार को पूर्णिया के सुभाष चौक पर गोलियों से भून दिया गया। भाकपा नेता अजय सरकार के शरीर में 107 गोलियां निकाली गई थी, जो अपने आप में सबसे भयानक हत्याकांड था। अजीत सरकार के साथ उनका ड्राइवर और उनके साथी नेता कॉमरेड अशफाक आलम की भी जान चली गई थी। इस हत्याकांड का आरोप लगा एक युवा नेता पर, नाम था राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। कौन है पप्पू यादव, आइए बताते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। शायद इस स्याह पक्ष से रूबरू न हो और जो नहीं जानते होंगे वो जान लें। पप्पू यादव 9000 बीघे जमीन की जामींदारी वाले दादा का पोता और दादा ने ही उसे नाम दिया था पप्पू, और इसी नाम से उसके साथ ताजिंदगी यह नाम कायम हो गया। और बाकी कागजों की बात करें तो आज भी उसका नाम राजेश रंजन ही है। विरासत से मिली जमींदारी के रुबाब और बेशुमार धन दौलत के बीच पल रहे पप्पू यादव, लेकिन जेपी के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था, देश भर में उठे इस तूफान के बाद जब बिहार में नए नेता उभर रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव का हमसाया बनकर यह छात्र नेता पूरे बिहार में घूम रहा था। उत्तर बिहार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए पप्पू यादव को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिहार में पप्पू यादव का उदय और अगड़े पिछड़े की लड़ाई तेजी से बढ़ रही थी। इस जंग में पप्पू यादव ने कोसी बेल्ट में अपना वर्चस्व कायम किया और पिछड़ी जाति के युवा उसके साथ लगातार जुड़ते चले गए। 80 के दशक के अंत तक पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार इत्यादि जिलों में पप्पू का अच्छा खासा दबदबा बन चुका था। 1990 में देश में आरक्षण की आग को लेकर बिहार में समाज बट चुका था। सभी जातियों के अपने अपने नेता और अपना अपना गैंग था जो एक दूसरे को मिट्टी में मिला देना चाहते थे। ऐसे में एक बाहुबली नेता था आनंद मोहन, जिसकी पप्पू यादव के साथ लंबा संघर्ष चला। दोनों की दुश्मनी को जनता के साथ साथ तत्कालीन अखबारों ने भी कोसी का टेरर ट्विन कहा था। दोनों अपनी अपनी जाति के मसीहा थे।
पप्पू दलितों के मसीहा के रूप में स्थापित हो चुके थे, वहीं आनंद मोहन अगड़ों के नेता बन चुके थे। बताते हैं कि बिहार में गंगा के उत्तर में सवर्णों के खिलाफ पप्पू यादव ने मोर्चा खोल रखा था। एक गांव में बताया जाता है कि एक यादव की पिटाई हुई थी और यादव 60 बसों से हथियार से लैस होकर लड़कों को लेकर उस गांव तक पहुंच गया था और वहां फायरिंग भी की थी। यह सिर्फ सवर्ण और यादवों की ही जंग नहीं थी, यह जंग दो बाहुबलियों की थी। दोनों के बीच चल रही जंग ने वो रूप लिया जो सरकार को बिहार में बीएसएफ उतारना पड़ा। मोकामा से लेकर वैशाली तक 150 किलोमीटर के एरिया में जैसे गृह युद्ध छिड़ गया था। लालू और राजद से कैसे हुए अलग पप्पू यादव, यह भी एक दिलचस्प वाकया है। पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के साथ हमसाये की तरह हमेशा रहते थे, उनके साथ चलते थे और एक समय लालू का उत्तराधिकारी भी कहलाने लगे थे। लेकिन यह बात लालू को गवारा नहीं थी। लालू पार्टी और अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाना चाहते थे, न कि पप्पू यादव को, और इस बात का भान पप्पू यादव को हो भी गया था, हालांकि बाद में हुआ। इसी बीच तेजस्वी ने लालू यादव की हामी के साथ पार्टी पर कब्जा किया और अपनी मजबूती दिखानी शुरू कर दी। अब पप्पू और लालू यादव की दूरियां बढ़ने लगी थी। पप्पू को राजद से निकाल दिया गया था, लेकिन पप्पू यादव हार कहां मानने वाले थे। पप्पू यादव ने सबको यह बता दिया कि वो किसी के भरोसे नहीं बैठे। साल 1990 में पप्पू यादव ने मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिया। जनता दल के खिलाफ उतरकर पप्पू यादव ने जता दिया था कि वो किसी पार्टी के प्यादे नहीं हैं, बल्कि वो सुल्तान हैं जो अपनी सत्ता खुद बनाना जानते हैं। पप्पू ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भारी अंतर से जीत दर्ज की और इसके बाद पप्पू यादव ने अपने विरोधियों को बता दिया कि अब मेरा सफर यहां से शुरू होता है। पप्पू यादव बेखौफ हो गए थे और लालू यादव के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जून 1991 में पप्पू यादव पर हत्या के 3 मामले दर्ज हो चुके थे और कोसी बेल्ट में आतंक फैलाने को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मामला भी दर्ज हो गया था। लोग बताते हैं कि वो पहले किडनैप करते थे और उस व्यक्ति की बाद में हत्या हो जाती थी। एक डीएसपी रैंक के पुलिस वाले को चलती गाड़ी के सामने पप्पू यादव ने फेंक दिया था। ऐसा आरोप कई दफे लगता रहा और फिर वो पूर्णिया के सड़कों पर खुलेआम घूमता था। पुलिस वाले भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, लेकिन लालू यादव भी इसकी मनमानी से अजीज आकर इसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तब जाकर पप्पू यादव सलाखों के पीछे पहुंचा। हालांकि लालू यादव को लालू यादव बनाने में जनता के अलावा जिन 2 बाहुबलियों का भरपूर योगदान था, वो 2 बाहुबली थे, एक शहाबुद्दीन और दूसरा पप्पू यादव। पप्पू यादव की प्रेम कहानी। यादवों में अपना वर्चस्व कायम कर चुके पप्पू यादव की जिंदगी में नए नए पन्ने जुड़ रहे थे। मोहब्बत के साथ साथ सियासत में भी ऊंचाइयां नाप रहे थे और 1991 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोका और पहली बार में ही सांसद चुने गए। पप्पू यादव के लिए सत्ता पाना जितना आसान रहा, उतना ही मुश्किल था प्यार पाना। लेकिन पप्पू ने भी हार नहीं मानी और तमाम नाराजगियों के बावजूद पप्पू ने परिवार को मना लिया और रंजिता रंजन के साथ इनकी बाद में शादी भी हुई। पप्पू यादव का विवादों से गहरा नाता रहा। पप्पू यादव का नाम पुरुलिया से भी जुड़ा। 17 दिसंबर 1995 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आसमान से AK-47 की बरसात हुई थी। जांच के बाद पता चला कि लातविया के एक प्लेन से किम डेवी नाम के डेनमार्क निवासी सौदागर ने इसको यहां गिराया था। किम डेवी को नेपाल के रास्ते डेनमार्क भेजने में मदद करने में भी पप्पू यादव का नाम आया था।
पप्पू यादव खुद को आनंद मार्गी बताते हैं और सीबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हथियारों का यह खेप आनंद मार्गी लोगों द्वारा मंगाया गया था। हालांकि आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतने मात्रा में मंगाए गए हथियार किसके थे। दूसरी तरफ भले ही लालू यादव की नजदीकियां पप्पू यादव को सियासत में लेकर आईं, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी सियासी जमीन खुद तैयार की। हालांकि किसी पार्टी की सरपरस्ती पप्पू ने अब तक नहीं ली थी, लेकिन मुलायम सिंह के करीब आने पर समाजवादी पार्टी का दामन जरूर थाम लिया था। पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरे और साल 1996 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से रिकॉर्ड 3,16,155 वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन यही पप्पू यादव साल 1998 में पूर्णिया से चुनाव हार गए थे। पिछले 9 सालों में पप्पू यादव की पहली यह सियासी हार थी। कई अपराधों से भी पप्पू यादव का नाम लगातार जुड़ता रहा। 12 फरवरी 1999 को दिल्ली पुलिस ने धौलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गंगाराम कोहली के घर से गोरखपुर के कुख्यात अपराधी और शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर राजन तिवारी को गिरफ्तार किया। उसने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को पूछताछ में बताया कि उसे 15 लाख रुपए में समाजवादी पार्टी के नेता डीपी यादव और सांसद पप्पू यादव ने हायर किया था और गाजियाबाद में तैनात यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह की सुपारी दी थी, जिन्हें नवंबर 1998 में राजन तिवारी और उसकी गैंग में शामिल मुन्ना शुक्ला, रितेश तिवारी और लल्लन सिंह ने मार दिया। राजन तिवारी ने भी यही बताया कि इसका प्लान पप्पू यादव के घर पर बना था और प्लान में डीपी यादव और पप्पू यादव के साथ एक राजपाल त्यागी भी शामिल था। दरअसल डीपी यादव को खबर मिली थी कि उसके भाई को मारने वाले अपराधी को इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह ने ही जेल से बाहर निकाला था, इसलिए डीपी यादव ने प्रीतम की हत्या कर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की थी। राजन तिवारी ने एक और खुलासा दिल्ली पुलिस के सामने किया कि पप्पू यादव, डीपी यादव और प्रताप सिंह ने नैनी जेल में बंद मुन्ना बजरंगी को भी मारने की सुपारी उसे दी थी, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सका। 1999 में पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है। मई 1999 में पप्पू यादव को अजीत सरकार की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इससे पहले भी 3 मामलों में पप्पू यादव की गिरफ्तारी का वारंट निकला, लेकिन हर बार अग्रिम जमानत लेकर पप्पू यादव जेल की सलाखों से बचते रहे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। पप्पू यादव का जेल में भी खूब भौकाल था। सूत्र बताते हैं कि जेल में भी पप्पू यादव का दरबार लगता था। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार इसी साल धराशायी हो गई थी और साल के अंत में फिर लोकसभा चुनाव हुए। पप्पू यादव फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे और भारी अंतर से जीत दर्ज की। पप्पू यादव भले ही जेल में थे, लेकिन उनकी मनमानी जारी थी और बीमारी का बहाना बनाकर अक्सर वो जेल से बाहर सरकारी अस्पताल में कैदी वाले वार्ड में रहा करते थे और वहीं उनका जनता दरबार भी लगता था। उनके पसंद के लोग वहां आते थे और उनसे जो काम होता था वह जेल से ही करवाया जाता था। पहला मौका था जब पति पत्नी दोनों पहुंचे लोकसभा। इस चुनाव में मधेपुरा सीट पर लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को हरा दिया था। लालू प्रसाद यादव छपरा सीट से भी चुनाव जीत चुके थे, लिहाजा उन्होंने मधेपुरा सीट छोड़ी और पप्पू यादव को टिकट देकर उपचुनाव में उतार दिया। आरजेडी के टिकट पर पप्पू यादव जीत गए थे। उधर पत्नी रंजीता रंजन भी लोजपा से सांसद चुनी गई थी और संसद पहुंच गई थी। देश में यह पहली बार हुआ था कि पति और पत्नी दोनों एक ही लोकसभा में चुनकर पहुंचे हों।
पप्पू यादव को भले ही सलाखों के पीछे रखा गया था, लेकिन उनका रुतबा कम नहीं हुआ था। जेल में भी अपनी सरकार चला रहे थे और पप्पू को साल 2004 में नियमित तौर पर जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। 18 जनवरी 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जमानत देने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट का पप्पू यादव को जमानत देने का फैसला गलत था, क्योंकि अभी अजीत सरकार हत्याकांड में कई लोगों से पूछताछ होनी बाकी है और इस स्थिति में पप्पू यादव को जमानत दिया गया तो न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 7 बार हाई कोर्ट से पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज करने को भी आधार बनाया गया। बेऊर जेल में बंद पप्पू यादव के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठे। जेल में पप्पू यादव के पास मोबाइल फोन मिला और यह भी पता चला कि पप्पू ने मोबाइल फोन से कई अहम लोगों से बात की। सीबीआई को शक था कि पप्पू यादव केस को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी असंवैधानिक गतिविधियों को देखते हुए सीबीआई को आदेश दिया कि पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल से किसी और जेल में शिफ्ट करने को सुझाव दिया गया। 1 महीने बाद ही पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 14 फरवरी 2008 को पटना के सेशन सीबीआई कोर्ट ने अजीत सरकार मामले में फैसला दिया और पप्पू यादव के साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि 11 महीने के बाद 21 फरवरी 2009 को पप्पू यादव को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। अगस्त 2010 में पप्पू यादव को फिर जेल भेज दिया गया। उम्र कैद की सजा काट रहे पप्पू यादव को हाई कोर्ट से राहत मिली। हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 17 मई 2013 को पप्पू यादव, अनिल यादव, राजन तिवारी समेत तीनों लोगों को बरी कर दिया और 21 मई 2013 को पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने की आजादी मिल गई और साल 2014 में पति पत्नी दोनों ने चुनावी ताल ठोकी और सुपौल से रंजिता रंजन कांग्रेस के टिकट पर और मधेपुरा सीट से आरजेडी के टिकट पर पप्पू यादव ने जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह रही कि ये जिस शरद यादव के प्रचार अभियान में कभी पप्पू यादव उनकी खुली जीप चलाया करते थे, वही शरद यादव 2014 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से हार गए थे। एक समय का कद्दावर बाहुबली आज अपनी छवि को सुधारने के लिए कई मौका अपनाता है, एक भी मौका नहीं चूकता। राशन बांटने से लेकर बाढ़ में घर घर जाकर अनाज देना हो, कोविड में सिलेंडर आपूर्ति करना हो या फिर एम्बुलेंस दिलाना हो, हर जगह पप्पू यादव ने खूब काम किया। हालांकि आज भी समय समय पर जेल और बेल का खेल पप्पू यादव के साथ खूब चलता है। हालांकि इन सब के बीच इन दिनों दो जानी दुश्मन पप्पू यादव और आनंद मोहन अखबार की सुर्खियों में बने हुए हैं। पप्पू यादव आनंद मोहन की बेटी सुरभि मोहन की शादी में पहुंचे थे। हालांकि इस तस्वीरों को देखकर सभी लोग दंग थे। एक समय यह भी था जब दोनों के आमने सामने आने पर खून की धारा बहा करती थी। आज ये दिन है, आज दोनों गलबैयां डाले साथ घूम रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की बानगी है कि अब बिहार बदल गया है, कलंक अब टीके के आकर्षण में बदल गया है। अब बदलाव अच्छा है, अब बिहार अच्छा है।